ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन 30 दिन के सीज फायर के लिए राजी हो गया है। रूस के साथ 30 दिन के युद्ध विराम पर यूक्रेन तैयार है। जेलेंस्की ने स्वीकार किया है अमेरिका का ये प्रस्ताव और अब इसके मद्देनजर 30 दिनों के सीज फायर के लिए सहमति बन चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। आपको बता दें कि ये डिसीजन सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है। दोनों पक्षों ने शांति वार्ता शुरू करने पर 30 दिनों के लिए सहमति जताई। इससे पहले जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेरिका जब गए थे जेलेंस्की, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो तीखी बहस हुई, तनातनी देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं जेलेंस्की भी नाराज थे। ट्रंप ने भी जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद ट्रंप का ये आधिकारिक बयान सामने आया था कि अगर शांति के लिए जेलेंस्की तैयार है तो अमेरिका उनका स्वागत करता है, वो चाहे तो कभी भी व्हाइट हाउस आ सकते हैं। और उसके बाद अब ये बड़ा डिसीजन यहां पर लिया गया यूक्रेन के द्वारा कि 30 दिनों के सीज फायर के लिए यूक्रेन तैयार है। Надійно так, щоб війни більше не було. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. हमारे सहयोगी संदीप बहुत ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का ये युद्ध विराम 30 दिनों तक चलेगा, इसे एक शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा सकता है। जैस्मिन, अभी जो खबरें हैं अब उसमें सिर्फ यूक्रेन ने सहमति जताई है, अमेरिका बातचीत कर रहा है, तो यूक्रेन ने सहमति जताई है कि ठीक है, हम लोग 30 दिन के लिए पूरी तरीके से सीज फायर को राजी हो सकते हैं, लेकिन क्या रूस इस पर राजी होगा? और जो सीज फायर की जो शर्तें हैं उस पर जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी फ्रंट एक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि आप बाय एयर, चाहे सी के रास्ते, जमीन के रास्ते, पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए। किसी तरीके का मिसाइल, ड्रोन या शिप्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तब जाकर ये सीज फायर आगे होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि रूस इसको कितना मानता है, क्योंकि जेलेंस्की जिस वक्त व्हाइट हाउस में गए थे, ओवल ऑफिस में, जब उनकी तीखी बहस हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि रूस के साथ तो जब क्राइमिया पे अटैक किया था 2014 में, उसके बाद ही सीज फायर हुआ था, लेकिन बावजूद उसके फिर 2022 में फिर दोबारा से अटैक किया गया और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके मंशा पर सवाल उठाए थे कि रूस क्या वाकई लंबे टाइम तक सीज फायर कर सकता है। लेकिन चलिए, अभी जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से तो अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है और अब कोशिश यही की जा रही है कि अमेरिका इस मैसेज को रूस तक कब और कैसे पहुंचाएगा कि यूक्रेन सीज फायर के लिए राजी हो चुका है। संदीप, आपने जिक्र किया उस मुलाकात का जो व्हाइट हाउस में हुई थी जेलेंस्की और ट्रंप की, जिसमें तीखी बहस देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरह के ट्रंप के बयान सामने आए, क्या हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के एक तरह के दबाव में हो सकता है यूक्रेन ने ये निर्णय लिया हो, क्योंकि अभी तक इसमें कोई प्रतिक्रिया रूस की तरफ से नहीं आई है? और क्या रूस किसी तरह की कोई शर्तें रखेगा इस सीज फायर के लिए? इस पर भी सवाल बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं सीज फायर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जैसे अभी जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है, इतनी लंबी लड़ाई में यूक्रेन अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता था। लिहाजा जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं और अमेरिका लगातार मदद कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में चर्चा हुई, उसको लेकर लग रहा था कि ये जो पूरा एक फ्रंट है, यानी कि एक ब्लॉक, क्योंकि दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई नजर आ रही है। एक ईस्टर्न ब्लॉक है जिसको कि रूस लीड करता है और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको अमेरिका लीड करता है। तो ऐसे में वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के देश मौजूद हैं, नेटो कंट्रीज हैं। तो जब ये व्हाइट हाउस में ये सारी चीजें हुई, उसके बाद से बाकी जो कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन ने सीधा जेलेंस्की को मदद करने के लिए हामी भर दी। उसके बाद से प्रेशर जो है थोड़ा सा ईज जरूर हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक ये लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ सकता। लिहाजा अब कोशिश यही की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। और अब ये कहना वाकई जल्दबाजी होगा कि क्या रूस इसको आगे मानता है, क्योंकि जैस्मिन
जो लड़ाई थी वो जमीन की लड़ाई थी। बिल्कुल। इन्होंने रूस ने जो है वो यूक्रेन की जमीन पर घुसना शुरू किया, जो कि यूक्रेन को वो अपना हिस्सा मानता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें कि उसने कब्जा भी किया है। अब बातचीत की मेज पर आने के वक्त यूक्रेन के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेबल में बैठे और नेगोशिएट कर सके। तो इसका मतलब साफ है, जैसे 2014 में उन्होंने क्राइमिया को कब्जे में लिया था, तो अब जितने भी इलाके अभी उनके कब्जे में हो सकता है उनके हाथ से निकल सकते हैं। तो बातचीत में क्या होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी है कहना, लेकिन इस वक्त विन विन सिचुएशन में रूस है। हालांकि कुछ एक एरिया है जहां पे कि अभी भी यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा किया हुआ है, तो हो सकता है कि वहां पे बातचीत हो, लेकिन रूस जहां तक अंदर घुसा है तो शायद हो सकता है कि वो जगह ना। बिल्कुल संदीप, यानी क्रेमलिन की तरफ से अभी इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक बयान का। हालांकि जेलेंस्की ने तो वीडियो जारी कर आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी है, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से क्या कुछ इस पर आएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। संदीप, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।